देखिए ये क्वेश्चन 2024 नीट फिजिक्स और क्वेश्चन नंबर 18 है, सेक्शन ए है। ठीक है, इसमें क्या है, इसमें बताया जा रहा है कि हमारे पास एल लंबाई का एक वायर है। लंबाई कितनी है? एल है, और जो इसका रेजिस्टेंस है वो कितना है? वो 100 ओम का है। ठीक है, अब क्या किया जाता है, इस वायर को 10 इक्वल पार्ट में डिवाइड कर दिया जाता है। 10 इक्वल पार्ट में उसको डिवाइड, इक्वल का मतलब है सारे पार्ट इक्वल हैं। इसमें के बाद बताया जा रहा है कि जो पहले 5 पार्ट बने हैं उनको क्या करते हैं, पहले 5 पार्ट को सीरीज में कनेक्ट कर देते हैं। ठीक है, फिर उसके बाद जो अगले 5 हैं उनको क्या करते हैं, उनको पैरेलल क्रम में कनेक्ट कर देते हैं। कैसे? पैरेलल क्रम में। फिर उसके बाद जो इनका रिजल्टेंट बन के आता है उसको क्या करते हैं, उनको फिर दोबारा सीरीज में कनेक्ट कर देते हैं। अब आपको बताना है कि फाइनल कॉम्बिनेशन में रेजिस्टेंस क्या होगा। ठीक है, देखो कैसे करोगे। सबसे पहले हम बता देते हैं कि वायर हमारे पास है। इस वायर की जो लेंथ है वो कितनी है? वायर की लेंथ है एल। 10 भाग में काटेंगे। ठीक है, तो देख लेते हैं फिर। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 9 हुए। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। ठीक है, 9 कट लगाए, 10 पार्ट हो गए। एक पार्ट ये हो गया, एक पार्ट ये हो गया। तो यहाँ पर हम लिख दें ए बी सी डी ई एफ जी एच आई जे और के। ठीक है, ये तो हम बता रहे हैं कि कैसे करना है। ऑब्जेक्टिव अप्रोच में बस हमको ये समझाने के लिए बताना पड़ रहा है कि ऐसे हमने कट किए हैं। अब इसमें से पहले स्टार्टिंग के जो 5 पार्ट हैं उनको हमने सीरीज में कनेक्ट किया है। यानी देखो इसमें ये होता है, जब जितना लंबा वायर है उसके जितने रेजिस्टेंस होंगे, जितना रेजिस्टेंस होगा वो रेजिस्टेंस पूरे वायर में जितना रेजिस्टेंस है, अगर उसकी लंबाई से उसको डिवाइड कर दिया जाए तो एक पार्ट में जो रेजिस्टेंस होगा वो भी निकल आएगा। यानी इसका कितना रेजिस्टेंस होगा, अगर टोटल रेजिस्टेंस को लंबाई से हमने क्या कर दिया, डिवाइड कर दिया। तो हमारे पास कितने पार्ट किए गए हैं? 10 पार्ट किए गए हैं। तो ये 100 था, तो यहाँ पर इसका क्या होगा? 10 ओम। इसका क्या होगा? 10 ओम होगा। ये भी 10 ओम का होगा, ये भी 10 ओम का होगा। यानी जितने पार्ट हम कर देते हैं उतना ही रेजिस्टेंस हो जाता है। ये 10 ओम, ये 10 ओम, ये 10 ओम और ये लास्ट वाला भी 10 ओम। ऐसा क्यों हुआ है? क्योंकि हमने जो तार था, उस टोटल तार के जो रेजिस्टेंस था कितना था? 100 ओम था। कितने पार्ट किए? 10 पार्ट किए, तो सारे पार्ट का इक्वल रेजिस्टेंस होगा और उसको 10 से डिवाइड कर देंगे तो यहाँ पर 10 ओम, यहाँ पर 10 ओम, यहाँ पर 10 ओम, सबको ऐड करोगे तो 100 आ जाएगा। ठीक है, अब क्या है कि पहले 5 पार्ट को, यानी 1 2 3 4 5 6 7, हमें 5 लेना है पहले। तो पहले 5 को हम क्या करते हैं, सीरीज में लगाते हैं। 1 2 3 4 5, पहले 5 को हमने सीरीज में लगाया तो यहाँ कितना है? 10 है। यहाँ पर भी 10 है, यहाँ पर भी 10 है, यहाँ पर भी 10 है और यहाँ पर भी 10 है। इसके बाद जो अगले 5 हैं, अगले 5 हैं उनको हम क्या कर रहे हैं, अगले 5 को हम पैरेलल क्रम में लगा रहे हैं। 1 2 3 4 5। अब इसके साथ हमने इसको सीरीज में क्यों लगा दिया है? क्योंकि इसने बोला है कि जब दोनों कॉम्बिनेशन बन जाएंगे, इनका रिजल्ट निकाल लो और इसका रिजल्ट निकाल लो। फिर उसके बाद इसको सीरीज में कनेक्ट किया गया है। बाद में इसको क्या किया गया है? सीरीज में कनेक्ट किया गया है। जो हमारे पास लास्ट के 2 निकले थे, एक इससे निकलेगा, एक इससे निकलेगा, इनको सीरीज में कनेक्ट किया गया है। इस वजह से हमने इसको सीरीज में इसके साथ लगा दिया है। अब आपको बैटरी लगाना है तो लगा दो। ठीक है, ये करके दिखाना नहीं है, हम आपको समझाने के लिए बता रहे हैं कि ये हुआ है। यहाँ पर क्या है, ये 10 ओम का है, ये भी 10 ओम का है, ये भी 10 ओम का है, ये भी 10 ओम और ये 10 भी ओम। ठीक है, अब देखो इनको सीरीज में, जब सीरीज में निकालेंगे तो आर इक्विवेलेंट, जिसको हम R1 मान लेते हैं, R1 मान लेते हैं। R1 कैसे निकलेगा? सीरीज में सब ऐड कर दिए जाते हैं। यानी 10 ओम इसको ऐड करोगे, इसको करोगे, इसको करोगे और इसको करोगे, 1 2 3 4 इसको करोगे। ये क्या है? ये सीरीज में है। सीरीज में सीधे सीधे ऐड कर दिए जाते हैं। ठीक है, तो यहाँ से कितना आ गया? यहाँ से आ गया 50। तो हमारे पास आंसर जो होगा 50 से ऊपर होगा, 50 से कम तो ये होने वाला नहीं है। और इसके बाद 60 है, इसको देख लेते हैं। 50 तो आएगा। अब पैरेलल क्रम में कितने हैं? पैरेलल क्रम में जो भी हमारे पास है 5 है। तो इसमें जब निकाला जाता है तो R2 कर देते हैं। ये क्या आएगा? 1/10
सब 10 है ना, 1/10 प्लस 1/10 प्लस 1/10 कितना आया, 1 2 3 1 2 3 4, एक और 1/10। एलसीएम कितना आ जाएगा, 10 आ जाएगा। ऊपर ऐड करो कितना आ जाएगा, 5 आ जाएगा। काट दो कितना आ जाएगा, 1/2 आ जाएगा। तो यहाँ से हमारे पास क्या आया, यहाँ से हमारे पास R2 आ गया 2। इसका मतलब क्या हुआ, अब इन दोनों को क्या किया है, इसको और इसको सीरीज में लगाया गया है। जब सीरीज में लगाया गया है तो यहाँ से R इक्वल कितना आ जाएगा, R1 प्लस R2, ये 50 हुआ प्लस 2 हुआ 52। ऑप्शन हमारा कौन सा सही होगा, ये सही होगा। देखो ये क्वेश्चन 5 मिनट में गया है, लेकिन 5 मिनट का नहीं है। कैसे करोगे, हमें ये सब बना के दिखाना नहीं है, बस दिमाग में ये रखना है कि जो तार है उसका जो टोटल रेजिस्टेंस है, जितने पार्ट में डिवाइड करेंगे उतना ही रेजिस्टेंस हो जाएगा। अब इसको हमने 10, ये 100 था, उसको हमने 10 से डिवाइड किया तो कितना आया, 10 ओम का रेजिस्टेंस आया। अब यहाँ पे 200 होता तो 20 ओम का आ जाता, यानी सारे पार्ट में इक्वल रेजिस्टेंस होगा। इक्वल रेजिस्टेंस क्यों होगा, क्योंकि सारे पार्ट इक्वल है। अगर कम ज्यादा होंगे तो फिर रेजिस्टेंस चेंज हो जाएगा। ठीक है, फिलहाल इक्वल थे तो हमें क्या करना था, पहले 5, इसमें क्या है, इसको डिवाइड करोगे 10 आएगा। तो पहले क्या करना था, पहले 5 को सीरीज में रखना है, सीरीज में जोड़ोगे तो 10 को 5 बार जोड़ोगे तो 50 आएगा। तो ये तो पता चल गया। अब इसके बाद क्या करना था, इसके बाद 5 को किस में जोड़ना था, इक्विवेलेंट में। तो हमारे पास R1/R2, इसको किस में जोड़ा था, पैरेलल में जोड़ना था। तो हमको ये पता रहेगा कि एलसीएम तो 10 आएगा क्योंकि सबका बेस सेम है। ऊपर 5 आ जाएगा, काट दोगे कितना आ जाएगा, 2 आ जाएगा। ठीक है, 1/2 आएगा। अब हमारे पास R2 की वैल्यू कितनी आ गई, R2 की वैल्यू हमारे पास आ गई 2। अब 2 आ गई, दोनों को इसमें ऐड कर दो तो कितना आएगा, 52। ये तो ऑब्जेक्टिव अप्रोच थी। ठीक है, फिलहाल हुआ कैसे है, होता ऐसे है। ठीक है, समझ लो, समझ में आया हो तो लाइक कर देना, शेयर कर देना, सब्सक्राइब कर देना। बाकी आपको फिजिक्स केमिस्ट्री में कोई क्वेश्चन नीट का हो या जेई का हो, फिलहाल तो ये नीट वालों के लिए है, तो जेई वालों के लिए मैथ का भी ऑप्शन है। ये तीनों में से कोई भी क्वेश्चन हमसे पूछ सकता है किसी भी टाइम। टेलीग्राम का लिंक दिया जाता है डिस्क्रिप्शन में, वहां पर आके अपना क्वेश्चन पूछ सकते हैं। ठीक है, समझ में आया हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करना और अपना सपोर्ट देना। बाकी मिलते हैं अगले लेक्चर में। थैंक यू फॉर वॉचिंग, बाय, टेक केयर। देखिए ये क्वेश्चन फिजिक्स 2024 नीट का पेपर है। ठीक है, इसमें क्या है, हमारे पास ये बताना है कि जो लास्ट में प्रोडक्ट बनेगा ये बनेगा क्यू, इसका एटॉमिक नंबर और एटॉमिक मास क्या है। तो सबसे पहले क्या लिखा हुआ है, एटॉमिक मास बताना है, फिर उसके बाद एटॉमिक नंबर बताना है सीक्वेंस में। ठीक है, देखो सबसे पहले हमारे पास x है, ठीक, x 82 और ये कितना है 290। ठीक है, अब यहाँ पे अल्फा लिखा हुआ है। अल्फा लिखने का मतलब यहाँ पर ये है कि यहाँ से अल्फा कर्व को हटाना है। ठीक है, क्या करना है, अल्फा कर्व को हटाना है। तो यहाँ पर लिख दो अल्फा, अल्फा की जगह कितना आ जाएगा 2He4, ये हटेगा, यानी यहाँ से हमें निकालना होगा। तो ये कितना है 2He4, तो यहाँ पर कितना है 2 एटॉमिक नंबर कम होंगे, 4 एटॉमिक मास कम होगा। तो यहाँ पे जो बनेगा y जो बनेगा उसका 2 एटॉमिक नंबर कम कर दो तो कितना बचेगा 80 बचेगा, और यहाँ से 4 एटॉमिक मास कम कर दो कितना बचेगा 286 बचेगा। ठीक है, 90 से 4 चाहेंगे तो इतना बचेगा। फिर उसके बाद यहाँ पे आओ अगले रिएक्शन में। अगले में क्या है, हमारे पास इलेक्ट्रॉन प्लस दिया हुआ है, यानी इसको हम क्या लिख सकते हैं, इसको लिख सकते हैं E10। क्या लिखोगे E10, यहाँ पर प्लस रहेगा, याद रखना क्या रहेगा, प्लस रहेगा। इसका मतलब क्या है कि यहाँ पर मास में तो कोई चेंज नहीं आएगा, इसको जो है हम इसको ऐसे लिख सकते हैं। इसका मतलब है कि मास में कोई चेंज नहीं आएगा, लेकिन एटॉमिक नंबर कम हो जाएगा। कितना कम होगा, 1 कम हो जाएगा। तो यहाँ पे जो जेड बनेगा, क्या बनेगा, जेड बनेगा। उसका एटॉमिक नंबर कितना हो जाएगा, एटॉमिक नंबर हो जाएगा 79। ठीक है, और जो मास में कोई चेंज नहीं आएगा क्योंकि यहाँ पे 0 है, तो ये 286 रहेगा ऐसे ही। ठीक है, अब इसके बाद क्या है, फिर उसके बाद हमारे पास ये बीटा, यहाँ पर माइनस करना है। माइनस करने का मतलब है कि इसको देना होगा, क्या करना होगा, एडिशन करना होगा। तो इसको हम क्या कर सकते हैं, -1 E0, ये बीटा की जगह पे हम ये भी लिख सकते हैं। ठीक है, अगर बीटा लिखना चाहो तो बीटा ही लिख दो सीधे, इसको हम ऐसे लिखेंगे। ठीक है, यहाँ पर -1 का मतलब है कि इसको 1 देना होगा। -1 जैसे यहाँ प्लस से 1 कम कर रहे थे, वैसे जब माइनस होगा तो 1 देना होगा, लेकिन एटॉमिक मास में कोई भी चेंज नहीं आएगा क्योंकि यहाँ पर 0 है। तो यहाँ पर जो बनेगा क्या बनेगा, P बनेगा। उसका एटॉमिक नंबर कितना हो जाएगा, 1 देना होगा। जहाँ देखो यहाँ पर जब प्लस था, यहाँ पर जब प्लस था, ये प्लस है, और यहाँ पर भी प्लस है, यहाँ पर क्या है, प्लस है, यहाँ पर प्लस है। ठीक है, तो हम क्या कर रहे थे, 2 कम कर रहे थे। 82 था, 80 हो रहा था, और 4 कम कर रहे थे। ठीक है, फिलहाल अब यहाँ पे क्या है, माइनस है, जब माइनस है तो 1 को बढ़ाना होगा, यानी ये 80 हो जाएगा, और यहाँ पर कोई चेंज नहीं होने वाला, ये कितना रहेगा 286 ही रहेगा। ठीक है, अब इसके बाद लास्ट में आओ, आखिरी में
यहाँ पर क्या है, फिर हमारे पास माइनस वाला इलेक्ट्रॉन है, तो यहाँ पर -1 कर दो और e की पावर 0 चढ़ा दो। अब क्या करना है, फिर एक इसको देना है, लेकिन एटॉमिक नंबर में कोई चेंज नहीं, सॉरी एटॉमिक मास में कोई चेंज नहीं आएगा, एटॉमिक नंबर फिर एक बढ़ जाएगा, तो ये 281 हो जाएगा। और यहाँ पर क्या है, Q है, यहाँ एटॉमिक मास कितना हो जाएगा, 286 हो जाएगा। देख लो, हमें जो चाहिए क्या चाहिए, एटॉमिक मास आना चाहिए 281। कितना आना चाहिए, 281। सॉरी ये 281 कहाँ से आ गया, 281 थोड़ा आएगा, ये एक ऐड होगा ना, 200 कहाँ से आ गया, एक ऐड होगा तो कितना आ जाएगा, ये हमारे पास आ जाएगा 81 आ जाएगा, ठीक है। और इसका अंदर एटॉमिक मास ये है, ऊपर वाला एटॉमिक नंबर ये है, हमें सबसे पहले एटॉमिक मास बताना है। तो जहाँ पर 286 है तो ये तो है नहीं, यहाँ पर है, और यहाँ पर भी नहीं है, यहाँ पर है। इसके बाद क्या है, एटॉमिक नंबर, एटॉमिक नंबर कितना है, 81 है, 81 है। 81 किस में है, 81 इसमें है, और 286 भी इसमें है, इसमें 80 है, तो ये नहीं है, तो ऑप्शन नंबर ये हो जाएगा, ठीक है। देख लो, समझ लो, कहीं पर भी डाउट हो तो पूछ लेना। सिंपल सा क्वेश्चन है, बस लॉजिक पता होना चाहिए कहाँ पे क्या होने वाला है। जैसे यहाँ पे लिखा हुआ है अल्फा कण, अल्फा कण लिखने का मतलब है कि अल्फा कण ऐसे होता है, ठीक है। इसमें 2 एटॉमिक नंबर कम किए जाएंगे, 4 एटॉमिक मास कम किए जाएंगे, तो ये बन जाएगा। फिर उसके बाद E+ लिखा हुआ है, इसका मतलब क्या है, इसको ऐसे हम लिख सकते हैं, इसका मतलब ये है कि एक एटॉमिक नंबर कम होगा, एटॉमिक मास में कोई चेंज नहीं आएगा, तो वो कर दिया। अब इसमें हमसे कुछ भी पूछ ले, P पूछ ले, Z पूछ ले, किसी का भी पूछ सकता है, तो ये सब का हमको बनाने आना चाहिए कि कहाँ से पूछते क्वेश्चन, उस हिसाब से हम आंसर दे देंगे, ठीक है। अगर हमसे पूछता कि हमें बताना है P का, तो P वाला कहाँ पे बना, ये बना, कितना होना चाहिए 80 और 286, तो ऑप्शन हमारा ये सही हो जाता, ठीक। तो जैसा पूछेगा वैसे बस ये हमको पता होना चाहिए कि कहाँ पे क्या है। यहाँ पर बीटा को हम ऐसे लिखेंगे, इलेक्ट्रॉन माइनस को ऐसे लिखेंगे, इलेक्ट्रॉन प्लस इसको ऐसे लिखेंगे, तो यही सीक्वेंस है। देख लो, समझ में आया हो तो लाइक कर देना, शेयर कर देना और सब्सक्राइब कर देना। बाकी कोई क्वेश्चन आपको केमिस्ट्री में, फिजिक्स में दिक्कत करता है, यहाँ तक कि मैथ, अगर जो जेई की तैयारी करते हैं उनके लिए है, कोई भी क्वेश्चन हो मैथ में या फिजिक्स में, केमिस्ट्री में, वो सब आके क्वेश्चन पूछ सकते हैं, बस बायो का ना पूछना, ठीक है। बाकी मिलते हैं अगले लेक्चर में। समझ में आया हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करना। थैंक यू फॉर वॉचिंग, बाय, टेक केयर। देखिए ये क्वेश्चन नीट 2024, ठीक है, फिजिक्स का है और क्वेश्चन नंबर 20 है। इसमें क्या है कि मैक्सिमम एलोंगेशन पूछा जा रहा है आपसे, कितना मैक्सिमम एलोंगेशन हो सकता है, इसके विषय में पूछा जा रहा है, स्टील वायर के, ठीक है। स्टील वायर में कितना एलोंगेशन हो सकता है, जो स्टील वायर है उसकी लेंथ कितनी है, 1 मीटर की है, ठीक है। इसके बाद बताया जा रहा है कि जो इलास्टिक लिमिट है, यानी ई की वैल्यू कितनी है, इलास्टिक लिमिट ई से लिखेंगे, कितना दिया हुआ है, 8 × 10⁸ न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। इसके अलावा क्या है, जो यंग मॉडुलस है, क्या है, यंग मॉडुलस, यंग मॉडुलस कितना है, ये दिया हुआ है। यंग मॉडुलस को y से लिखेंगे, और ये कितना है, 2 × 10⁻11 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर, ठीक है। इसके बाद क्या है, इसके बाद हमारे पास जो लेंथ दी थी वायर की, कितनी थी, वायर की लेंथ 1 मीटर थी, और जो पूछा गया है कितना चेंज आया है लेंथ में, उसी को एलोंगेशन कहा जाता है। बाकी 4 ऑप्शन दिए गए हैं, ठीक। ये कुछ कहानी ऐसी है, तो कैसे करोगे, यहाँ पर हमें याद होना चाहिए जो हमारे पास एलोंगेशन होता है, जिसको डेल्टा एल से कहते हैं, यानी चेंज हुआ है कितना लेंथ पे, और डिवाइड बाई लेंथ, ये रेशियो बराबर होता है इलास्टिक लिमिट और यंग मॉडुलस। तो ये हमें याद रखना है, यानी डेल्टा एल ऊपर होगा तो स्मॉल एल नीचे होगा। ये चेंज, ये क्या है, एलोंगेशन, कितना चेंज आया है, ये क्या है, इलास्टिक लिमिट है, ये मॉडुलस ऑफ यंग मॉडुलस है। तो ये सीक्वेंस हमें याद रखना है, ऐसे ही याद रखोगे तभी क्वेश्चन हो जाएगा, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। अब इन चारों में से जो भी मिसिंग हो उसको फाइंड कर लेना है। फिलहाल मिसिंग यहाँ पे डेल्टा एल है, तो डेल्टा एल फाइंड करना है। डेल्टा एल इक्वल टू कितना हो जाएगा, ई की वैल्यू कितनी है, ई इंटू वाई, और डिवाइड बाई, सॉरी ई इंटू एल होगा, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन में एल होगा, और डिवाइड होगा यंग मॉडुलस से। अब सारी वैल्यू पुट कर दो, एल इज इक्वल टू ई की वैल्यू कितनी है, 8 × 10⁸ है, और एल कितना है, 1 मीटर है, और यहाँ पर कितना आ जाएगा, वाई हमारे पास 2 × 10⁻11 है, ठीक है। अब इसको काटो, कितना आ जाएगा, यहाँ से हमारे पास पावर 11 माइनस जाएंगी, ऊपर हो जाएगी माइनस के 11, और ये प्लस की है, तो ये यहाँ पे आ जाएगा 4 × 10⁻³ मीटर, यानी कितना आया है, एलोंगेशन डेल्टा एल आया है 4 × 10⁻³ मीटर, या फिर इसको हम कह सकते हैं 4 mm,
तो जो ऑप्शन मिल जाए आप उसको देख लें, तो पहला ही ऑप्शन सही है हमारे पास। ठीक, सिंपल सा क्वेश्चन है, बस रिलेशन हमें कौन सी याद होनी चाहिए, ये रिलेशन याद आनी चाहिए। तो क्वेश्चन तुम्हारा 1 मिनट का भी नहीं है, और बस हमें ये याद है कि ये कहानी होती है तो काम हो जाएगा। बाकी कोई क्वेश्चन आपको समझ में नहीं आता है, फिजिक्स हो केमिस्ट्री हो, टेलीग्राम चैनल का लिंक दिया गया है, वहाँ पर आइए, अपना क्वेश्चन भेजिए, जितनी जल्दी होगा उसको सॉल्व करा के हम आपको दे देंगे। ठीक है, बस आपको क्या करना है, समझ में आ रहा हो तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। बाकी जब जेई की पढ़ाएंगे तो उसमें फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ तीनों में से कोई भी क्वेश्चन पूछ सकता है किसी भी टाइम। टेलीग्राम का लिंक है वहाँ पे आके। ठीक है, चलो बाकी मिलते हैं अगले लेक्चर में। समझ में आया हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करना। थैंक यू फॉर वॉचिंग, बाय, टेक केयर। देखिए क्वेश्चन नीट 2024 क्वेश्चन नंबर 24 है। ठीक है, इसमें दो बॉडी दी गई हैं, एक बॉडी ए है और एक बॉडी बी है, दोनों का जो मास है वो सेम है। ठीक है, तो बॉडी एक बना लेते हैं। ये हमारी बॉडी ए है, इसका मास m1 होगा जो कि m के बराबर होगा, क्योंकि बोला गया है दोनों का मास सेम है। फिर इसका दूसरी बॉडी है, दूसरी बॉडी कौन सी है, दूसरी बॉडी बी है जिसका मास m2 है, लेकिन बोला गया है कि दोनों का मास सेम है तो हम दोनों का मास m मान लिए। ठीक है, फिर ये बोला जा रहा है कि जो बॉडी, ये दोनों बॉडी कैसी हैं, इनइलास्टिक हैं, कोई भी इलास्टिसिटी नहीं है, ये खींचेंगे नहीं। ठीक है, और वन डायमेंशनल कोलिजन होता है। वन डायमेंशनल कोलिजन का मतलब है कि एक ही डायरेक्शन में होगा। ठीक, तो यहाँ पर दिया गया है कि जो बॉडी ए है वो v1 वेलोसिटी से मूव कर रही है, ये v1 वेलोसिटी से मूव कर रही है। ठीक है, जबकि बॉडी बी जो है वो क्या है, वो रेस्ट में है, यानी ये मूव नहीं कर रही है, कांस्टेंट अपनी जगह पे रुकी हुई है। क्या है, ये रेस्ट में है। कैसे है, रेस्ट में, रेस्ट में है मतलब मूव नहीं कर रही है। ठीक है, इसके बाद क्या होता है, इन दोनों का कोलिजन हो जाता है। क्या हो जाता है, कोलिजन। जब कोलिजन हो जाता है तो उसमें क्या होता है कि ये बॉडी जो है, क्योंकि ये तो रुकी हुई है, ये तो चल नहीं रही है, ये इसमें जब कोलिजन करेगी, इसमें टक्कर मारेगी तो दोनों मूव कर जाएंगी। स्टार्टिंग में ये क्या था, कांस्टेंट वेलोसिटी से, सॉरी ये एक v1 वेलोसिटी से मूव कर रहा है। ठीक है, जबकि b जो है वो रुका हुआ है, कांस्टेंट है, आगे नहीं बढ़ रहा है। अब कोलिजन हुआ, कोलिजन होने के बाद क्या हुआ है, कोलिजन होने के बाद इन दोनों का मास क्या हो गया है, इन दोनों को मास ऐड हो गया है, यानी एक बड़ी बॉडी बन गई। मान लो बॉडी सेम है लेकिन मास इसमें क्या हुआ है, m1 प्लस m2 हुआ है, और ये हमारे पास कितना हो गया, क्योंकि m1 और m2 बराबर हैं तो m प्लस m बराबर आ गए 2m के आ गया। ठीक है, अब इसकी जो वेलोसिटी हो गई है, ये किस वेलोसिटी से मूव कर रहा है, v2 वेलोसिटी से मूव कर रहा है। तो इन दोनों वेलोसिटी का रेशियो पूछा गया है। क्या पूछा गया है, रेशियो पूछा गया है। तो ये एक हिसाब से हमने आपको डायग्राम भी बना दिया और ये बता दिया कि ये कंडीशन किसकी होती है, बाय कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम बाय कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम कह सकते हो, क्योंकि एक डायरेक्शन में हो रहा है ना, इस वजह से लीनियर मोमेंटम कह सकते हो। तो यहाँ पर क्या है, अब हमें क्या करना है, v1 और v2 की वेलोसिटी फाइंड करनी है। तो इसमें क्या होता है, इसमें ये होता है कि m1 v1 प्लस, यहाँ पर क्या है, हम इसको v1 डैश मान लेते हैं और 0 मान लेते हैं, क्योंकि इसने बोला है कि ये वेलोसिटी 0 है। ये क्या होगा, m2 v2 डैश, सॉरी v1 डैश, ये वाली वेलोसिटी इज इक्वल टू क्या आएगा, m1 प्लस m2, और पूरे सिस्टम की वेलोसिटी क्या है, v2 यहाँ पर दी हुई है। ठीक है, अब इसमें यहाँ पर v1 क्या है, 0 है, ये क्या है, ये v1 है, यहाँ पर m1 क्या है, m है, और ये v1 है, और ये तो हमारा 0 है तो 0 हो जाएगा, क्योंकि v1 डैश बराबर 0 है, ये 0 हो जाएगा, इज इक्वल टू यहाँ पर क्या आएगा 2m, और ये क्या है, v2 है। बस इनका रेशियो निकाल देना है, कुछ नहीं करना, सॉल्व करना है। m1 v1 इज इक्वल टू 2m v2, यहाँ से m कट जाएगा, m1 की जगह m रख दो, m1 की जगह m रख दिए हैं। यहाँ से क्या आया, v1 डिवाइड बाई v2 इज इक्वल टू क्या आ गया है, 2 डिवाइड बाई 1। अब हमसे पूछा क्या है, उस हिसाब से हम एडजस्ट कर लेते हैं। हमसे पूछा है कि v1 और v2 का रेशियो कितना होगा, तो ऑप्शन नंबर सेकेंड आ जाएगा। ठीक है, फिर समझो क्या बात है, इसमें जैसा बताया गया है बस हमें यूज करना था कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम।
लीनियर मोमेंटम क्यों कह रहा हूँ? क्योंकि इसने बोला है कि जो बॉडी है एक डायरेक्शन में ही मूव कर रही है, ये उधर-उधर नहीं जाएगी, एक डायरेक्शन में होगी। और इससे ये होना चाहिए कि बॉडी ए हमारे पास पहले होनी चाहिए अगर इस डायरेक्शन में लाना चाहते हैं, और बी हमारे पास, अगर बी को हम यहाँ रख देंगे ना तो कोलिजन नहीं हो पाएगा। अगर बी को यहाँ रखना है तो वेलोसिटी को उधर दिखाना होगा कि वहाँ पे मूव कर रहा है, ठीक है? तो ये देख लो, समझ लो, कहीं पर भी डाउट हो तो पूछना। कुल मिला के ये क्वेश्चन जितना बड़ा है इतना बड़ा नहीं था, इसमें कुछ नहीं करना था, बस हमें ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है क्या करना था, जैसा बोला गया था उस हिसाब से लगाना था। मास दोनों के इक्वल थे, v1 था, दूसरा मास हमारा 0, दूसरी वेलोसिटी 0 थी क्योंकि b की वेलोसिटी 0 थी, तो इसको 0 लिखना था। बराबर में दोनों मास को जो ऐड कर देना था तो 2m हो जाता और ये v2 हो जाता। अब इन दोनों का रेशियो निकाल देते, v1 डिवाइड बाई v2 इक्वल टू आ जाता 2:1। ये सिंपल सा क्वेश्चन है, लेकिन ये हमने समझाया कि अगर नया क्वेश्चन आता है तो दिमाग में होना चाहिए क्या कॉन्सेप्ट लगा था, ठीक है? ये कॉन्सेप्ट लगा था। अब हो सकता है इसकी वेलोसिटी अलग दी होता, इसकी वेलोसिटी तो दी ही थी, फिर उसके बाद इनकी वेलोसिटी में कुछ रिलेशन दे देता तो इससे निकल आता। बाकी कोई क्वेश्चन आपको समझ में नहीं आता तो टेलीग्राम में आना है, अपना क्वेश्चन भेजना है, ठीक है? और फिजिक्स केमिस्ट्री में कोई सा भी क्वेश्चन भेज सकते हैं, नीट वाले। बाकी अगर जेई में आएंगे तो मैथ का भी क्वेश्चन भेज सकते हैं, टेलीग्राम में आके उनका सोल्यूशन हम करा देंगे। इसको देख लो, समझ लो, फिर मिलते हैं अगले लेक्चर में। थैंक यू फॉर वॉचिंग, बाय, टेक केयर, ठीक, बाय। स्क्रीनशॉट लेना है तो ले लो। देखिए ये क्वेश्चन 2024 नीट और क्वेश्चन नंबर 25 है, सेक्शन ए है, ठीक है? इसमें ये बताया जा रहा है कि हमारे पास जो प्रिज्म है उस प्रिज्म का एंगल कितना है, 90 डिग्री का है, ये क्वेश्चन बोला है, ठीक है? एक लाइट जो है इंसिडेंट होती है 30 डिग्री। ये जो लाइन बनी होती है इसको नॉर्मल कहा जाता है। क्या कहते हैं? नॉर्मल। और नॉर्मल किसमें कहते हैं? नॉर्मल जो हमारे पास प्लेन होता है, जैसे ये बी प्लेन है, इस पे ये नॉर्मल है, और एसी प्लेन है, ये हमारा सी पॉइंट है, तो यहाँ पर ये नॉर्मल है, ठीक है? तो जो भी एंगल बनता है वो किससे बनता है? नॉर्मल से बनता है। तो जो लाइट इंसिडेंट हुई है वो 90 डिग्री पे इंसिडेंट हुई है। इसके बाद क्या हुआ है, ये लाइट जो है, जो हमारे पास बीसी है, बीसी बेस इसका है, इसी के पैरेलल हो जाती है। इसी के पैरेलल का मतलब है समांतर हो जाती है। अब आपसे ये पूछा जा रहा है कि आपको ये बताना है कि ये जो प्रिज्म है इसका रिफ्लेक्टिव इंडेक्स क्या है। अगर इसका रिफ्लेक्टिव इंडेक्स हम n मान लेते हैं तो n की वैल्यू हमसे पूछने को कह रहा है कि n क्या है, n बराबर क्वेश्चन मार्क है, ठीक है? सिंपल सा क्वेश्चन है, कैसे करोगे? कुछ नहीं करना है, एक बार हमारे पास यहाँ पे देखो, यहाँ पर कितना एंगल बन रहा है, 90 डिग्री। ये बना के नहीं दिखाया गया, ये सिंबल बना हुआ है। दूसरी बात, ये बताया जा रहा है जो ये लाइट है इंसिडेंट हुई है, इसके पैरेलल हो गई है, समांतर हो गई है बेस के, ठीक है? पैरेलल हो गई। इसके बाद क्या हुआ है, ये एसी के साथ ग्रेजिंग कर गई। ग्रेजिंग करने का मतलब है एसी प्लेन पे ही वापस चली गई है। देख लो यहाँ पे, ये बाहर नहीं गई है। और जब एसी प्लेन पे 90 डिग्री खींचोगे तो ये क्या होगा, ये एंगल हमारा 90 डिग्री आ जाएगा। तो इस केस में क्या होता है, जब ये 90 डिग्री बनता है तो यहाँ का जो एंगल होता है, यहाँ का जो एंगल होता है वो एंगल हमारा क्रिटिकल एंगल होता है। क्या होता है? क्रिटिकल एंगल, सी होता है। ये हमारा क्या है, ये हमारा R1 मान लेते हैं या R मान लेते हैं, रिफ्लेक्टिव एंगल है, ठीक है? इसको R1 मानना चाहो तो R1 मान लो, यहाँ पर R2 मानोगे, लेकिन R2 जो है C के बराबर है। अब एक बार यहाँ पर लगा दो प्रिज्म का कॉन्सेप्ट, स्नेल नियम लगा दो, एक बार इसमें लगा दो, फिर उसके बाद रिलेशन मिल जाएगी, वहां से रिफ्लेक्टिव इंडेक्स मिल जाएगा, ठीक है? तो हम कैसे करेंगे देख लो, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है। एसी पे स्नेल नियम लगाना, पहले एसी पे, एसी स्नेल नियम, ठीक है? इस पे लगाओगे तो इसमें क्या है, यहाँ पर, यहाँ का अपवर्तनांक कितना है, n, और साइन c है, इज इक्वल टू, यहाँ बाहर कुछ नहीं होता तो एयर मानी जाती है, और एयर का रिफ्लेक्टिव इंडेक्स जो होता है वो हमारा 1 होता है, ठीक है? तो यहाँ पर क्या आ जाएगा 1, और यहाँ का एंगल कितना है, साइन 90 डिग्री। तो यहाँ से हमें पता चल गया कि साइन c जो है वो कितना आ गया, ये आ गया 1/n आ गया। एक बात। अब बस दूसरी बात देखो, यहाँ पर ट्रायंगल देखो, कौन सा ट्रायंगल है हमारे पास, ये क्या है ट्रायंगल, ये अगर हम P पॉइंट मान लें, इसको हम क्या मान लेते हैं, P, और इसको P, इसको Q मान लेते हैं, और इनका जहाँ इंटरसेक्शन हो रहा है उसको PQR मान लेते हैं, ठीक है? कैपिटल R। तो ये क्या है, ट्रायंगल बन गया, ट्रायंगल बन गया। इससे पहले जो हमारे पास APRQ, ये क्या है, समांतर चतुर्भुज है, क्या है, पैरेललोग्राम है, APRQA, ये पूरा डायग्राम क्या है, पैरेललोग्राम है। जब पैरेललोग्राम है तो यहाँ पर देखो, ये हमारा क्या है, नॉर्मल है, तो ये क्या है, नॉर्मल है, तो ये एंगल कितना होगा, ये वाला एंगल हमारा 90 डिग्री होगा। क्यों होगा? क्योंकि नॉर्मल किस में खींचा जाता है, प्लेन पे खींचा जाता है, ठीक है? ऐसे ही ये वाला एंगल कितना होगा, ये भी हमारा 90 डिग्री होगा, क्यू वाला एंगल, ये 90 पहले ही दिया हुआ है।
और कोई भी पैरेललोग्राम हो उनके चारों कोणों का योग जो होता है वो 360 डिग्री होता है। ये क्या हो गया 90, ये क्या हो गया 90, ये भी हो गया 90, ये बचा कितना हो जाएगा 90 हो जाएगा। रिमेनिंग एंगल कितना हो जाएगा 90 डिग्री हो जाएगा। तो आर बराबर कितना हो जाएगा, एंगल आर बराबर हो जाएगा मेरे पास 90, सॉरी पहले 360 डिग्री में माइनस कर देंगे 90 प्लस 90 प्लस 90, कैसे हुआ 90 समझ गए होगे ना। तो यहाँ से आर एंगल कितना आ जाएगा, वो भी 90 डिग्री आ जाएगा। अब इसका ट्रायंगल यूज करो। कौन सा ट्रायंगल, ट्रायंगल देखो, ट्रायंगल हम यूज करेंगे पी क्यू, पी आर क्यू, पी आर क्यू। यहाँ पे देखो, यहाँ पे ये एंगल कितना है R1, और ट्रायंगल के तीनों कोणों का योग कितना होता है 180 डिग्री होता है। ये वाला एंगल कितना है, ये अभी हमने निकाला 90 डिग्री, ये बराबर कितना आ जाएगा 180 डिग्री। तो यहाँ से एक रिलेशन मिल जाएगी। रिलेशन क्या मिल जाएगी कि R1 जो है हमारा वो किसके बराबर है, वो हमारा 90 डिग्री, क्योंकि ये 90 कम हो जाएगा 90 माइनस सी, ये बराबर आ जाएगा। फिर उसके बाद क्या करना है, स्नेल नियम इस पे लगा देना है। स्नेल नियम लगा दो। तो प्लेन, कौन सा प्लेन है, प्लेन हमारे पास है AB, ठीक है। यहाँ पे स्नेल नियम लगाओगे, ये लिख के दिखाना नहीं है, मैं बता रहा हूँ कि जिससे याद रहे क्या यूज किया हमने। AB पे स्नेल नियम लगाओगे। यहाँ का अपर्तनांक कितना है, यहाँ का अपर्तनांक एयर है, बाहर का एयर होता है, जैसे यहाँ पर एयर यहाँ पर भी एयर। यहाँ पर कितना आ जाएगा 1, साइन कितना है 30 डिग्री है, बराबर क्या आएगा ये कितना है, यहाँ का अपर्तनांक n है, और यहाँ का जो एंगल है कितना है साइन r है, क्योंकि साइन R1 है। कुछ नहीं करना है, देखो अब इसको सॉल्व करना है। साइन 30 की वैल्यू होती है 1/2, n हमारा अपर्तनांक है। अब यहाँ पे क्या है साइन R1 की कितना रख दोगे 90 माइनस सी, तो यहाँ से हमारे पास आ जाएगा 1/2, और ये आ जाएगा n साइन 90 माइनस थीटा क्या होता है, साइन 90 माइनस थीटा होता है कॉस, और ये थीटा की जगह सी है, ठीक है। अब देखो हमारे पास क्या वैल्यू है, साइन सी की वैल्यू दी गई है और कॉस सी चाहिए हमें। तो कॉस सी और साइन सी में एक तो ये कॉन्सेप्ट लगा सकते हैं एंगल वाला। ये एंगल वाला क्या होता है, ये सामने के डायमेंशन एंगल सी एंगल, यहाँ पर n, ऊपर जो होता है वो परपेंडिकुलर होता है यानी 1, और जो नीचे होता है वो हाइपोटेनस होता है यानी n। अब ये निकाल लें हम हाइपोटेनस का यूज करके, कितना आ जाएगा इसका स्क्वायर माइनस इसका, ठीक है। अब यहाँ पे कॉस सी निकाल लो, कितना आ जाएगा, ये होता है बेस यानी n√-1, और नीचे डिवाइड में क्या आता है हाइपोटेनस। तो यहाँ से एक ऐसे निकाल सकते हैं। दूसरी कहानी ऐसे लगा सकते हैं कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू क्या आता है 1 आता है। तो यहाँ से भी हमारे पास साइन थीटा दिया हुआ है, तो साइन थीटा इज इक्वल टू, यहाँ से कॉस थीटा निकालना है हमको, तो कॉस थीटा इज इक्वल टू क्या लिख सकते हैं ब्रैकेट में जाके 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, और साइन इसकी वैल्यू दी गई है, थीटा की जगह सी रखना है। तो यहाँ से भी निकाल सकते हो, जो आपको अच्छा लगे उससे एडजस्ट कर लेना है। बस ये वैल्यू उठा के यहाँ रख दो, कॉस सी की वैल्यू 1/2 इज इक्वल टू n, ये वैल्यू उठा के रखोगे यहाँ पर कितना आ जाएगा, अंडर रूट के अंदर n² माइनस 1 डिवाइड बाई n, ये वाला n इससे कट गया। अब दोनों तरफ स्क्वायर ले लो, ये कितना आ जाएगा 4 आ जाएगा, यहाँ पर आ जाएगा n² माइनस 1, इसको यहाँ भेज दो, तो यहाँ पर आ जाएगा 1 डिवाइड बाई 4 प्लस 1 इज इक्वल टू आ जाएगा n²। इसको सॉल्व करोगे n² इज इक्वल टू आ जाएगा, एलसीएम ले लो 1 प्लस 4 डिवाइड बाई 4, तो यहाँ से हमारे पास n की वैल्यू कितनी आ जाएगी, ये स्क्वायर है तो ये कितना आ जाएगा अंडर रूट 5 डिवाइड बाई 2। तो ऑप्शन कौन सा मिलेगा, ये ऑप्शन मिलेगा, ठीक है। इसको देख लो, स्क्रीनशॉट ले लो, एक एक स्टेप हमने बताया है। बाकी इसको जल्दी करने का ये तरीका है कि ये सब लिखना नहीं है, प्लेन है क्या है वो तो हमने आपको समझाने के लिए लिखा प्लेन, ठीक है, इसको लिखना नहीं है। देख लो समझ लो, बाकी कहीं पर डाउट हो तो पूछ भी लेना, ठीक है। स्क्रीनशॉट ले लो। देखो जल्दी करने का मतलब है इसको जल्दी कैसे कर सकते हैं, इसको जल्दी करने के लिए क्या कर सकते हैं, यहाँ पर वो स्नेल नियम को यूज करेंगे तो कितना आ जाएगा, सीधा लगा देना है। देखो कैसे कर सकते हो, 1 मिनट, यहाँ पे देखो सबसे पहले स्नेल नियम इसमें लगा देना इस वाले सरफेस पे, तो यहाँ पे कितना निकल आएगा, यहाँ से हमारे पास साइन सी इज इक्वल टू आ जाएगा 1/n, ठीक है 1/n आ गया। फिर यहाँ पर यूज कर लोगे और ये देख लेना कि ये एंगल हमारे पास बनेगा ऐसी कंडीशन, ये 90 है तो ये भी 90 होगा। एक कंडीशन ये बनती है जितना एंगल ये होता है वही एंगल ये होता है, उसका मतलब उसमें 180 में घटाने के बाद आ जाता है। जितना एंगल ये होगा उसमें 180 घटा दोगे तो ये एंगल मिल जाएगा। क्यों, क्योंकि ये पैरेललोग्राम बन के तैयार हो जाता है इस वजह से, ठीक है।
तो 180 में घटा देंगे 90 तो कितना बचेगा, 90 बचेगा, तो ये 90 हो जाएगा। तो यहाँ से ये कहानी बन जाएगी। तो ये ट्रायंगल वाला यूज करके ये कंडीशन निकालोगे, फिर स्नेल नियम इसमें लगा दोगे। तो यहाँ पे क्या आएगा 1/2 साइन की तो वैल्यू हमने रखी थी, यहाँ एयर है 1 × 1/2 सीधे रख रहे हैं इक्वल टू, फिर उसके बाद क्या है यहाँ पर साइन R1 आ जाएगा। R1 की वैल्यू उठा के यहाँ रख दोगे तो कितना आ जाएगा 1/2, और ये आ जाएगा साइन 90 - C, और C की वैल्यू हम निकाल ही चुके हैं 1/2, यहाँ पे आ जाएगा cos C। ठीक है, और ये n तो आएगा ही पहले से क्योंकि यहाँ अपर्तनांक है। बस इसके बाद क्या यूज करना है, ये वैल्यू उठा के पुट करना है और सॉल्व करना है, आंसर आ जाएगा। तो ये करना होगा, थोड़ा सा हो सकता है 1-2 मिनट इसमें लग जाए कैलकुलेशन की वजह से। समझ में आया हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब। बाकी कोई क्वेश्चन आपको दिक्कत करता है तो टेलीग्राम में आना है, अपना क्वेश्चन भेजना है, जितनी जल्दी होगा हम सॉल्व करा देंगे। ठीक है, चलो मिलते हैं अगले लेक्चर में। थैंक यू फॉर वॉचिंग, बाय, टेक केयर। देखिए ये क्वेश्चन नीट 2024 का है। ठीक है, इसमें क्या है, क्वेश्चन नंबर 29 है। इसमें देखो क्या है, हमें दिया गया है क्या, मोमेंट ऑफ इनर्शिया। किसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया दिया गया है, थिन रॉड का है। और कहाँ का मोमेंट ऑफ इनर्शिया है, एक्सेस का है। ठीक है, और इसके बाद कहाँ पे फाइंड है, मिड पॉइंट पे फाइंड है। यानी मोमेंट ऑफ इनर्शिया थिन रॉड के लिए उसकी एक्सेस पे मिड पॉइंट पे कितना होता है, ये दिया गया है। और ये कितना दिया गया है, I = दिया गया है 2400 ग्राम सेंटीमीटर स्क्वायर। ये मोमेंट ऑफ इनर्शिया दिया गया है। ठीक है, अब इसके बाद क्या है, परपेंडिकुलर टू द रॉड, ये तो पता चल गया, लेकिन उसका जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया है ये दिया गया है। ठीक है, इसके बाद आपसे पूछा जा रहा है कि उसकी लेंथ कितनी होगी, यानी जो थिन रॉड है उसकी लेंथ कितनी है, L की वैल्यू पूछी जा रही, क्वेश्चन मार्क में लगा हुआ है। इसके अलावा जो रॉड है उसका जो मास है वो कितना है, 400 ग्राम यानी 400, यानी जो मास ऑफ रॉड है वो कितना है, 400 ग्राम। ठीक है, इसके बाद और कुछ है, और कुछ नहीं है। बस हमें ये पता होना चाहिए, कभी भी ऐसी कहानी आती है कि हमें मोमेंट ऑफ इनर्शिया चाहिए किसका, थिन रॉड का, उसके मिड पॉइंट पे, तो उसके लिए फार्मूला क्या होता है, I = हमारे पास होता है मास जो कि हमारे पास रॉड का है, लंबाई का स्क्वायर, ठीक है, डिवाइड बाई 12। ये हमें क्या याद रखना है, ये फार्मूला होता है। किसका फार्मूला होता है, एक तो रॉड थिन होनी चाहिए, उसके बाद उसके मिड पॉइंट पर उसकी एक्सेस के जो उसकी एक्सेस से पास हो रहा है मोमेंट ऑफ इनर्शिया, और मिड पॉइंट पर लेकिन परपेंडिकुलर है टू द रॉड, तो कितना होगा ये फार्मूला में याद होना चाहिए। यहाँ पर ये दिया हुआ है, कितना दिया हुआ है, इसकी वैल्यू दी गई है, इसकी वैल्यू दी गई 2400। इसके अलावा मास कितना है, 400 है। ठीक है, इसके बाद L स्क्वायर, हमें L की वैल्यू पता नहीं है, यहाँ पर 12 आ जाएगा। इससे इस काट दोगे, इसको इससे काट दोगे। ठीक है, फिर उसके बाद इसको इससे काट दोगे, कितना बचेगा, 3 बचेगा। 3 का मल्टीप्लाई कर दो, कितना आ जाएगा, 72 आ जाएगा। L स्क्वायर की वैल्यू कितनी आ गई, 72। ये लेकिन हमारे पास किस में आएगी, क्योंकि सारी वैल्यू सेंटीमीटर में है, तो ये हमारे पास सेंटीमीटर स्क्वायर आएगी। क्या आएगी, सेंटीमीटर। ठीक है, किसमें आएगी, सेंटीमीटर स्क्वायर में। ठीक है, अब हमें फाइंड क्या करना है, L की वैल्यू फाइंड करना है। अब यहाँ पर देखो ये कितना है, 72 है। 72 अगर हम 8 का स्क्वायर करते हैं कितना आता है, 64 आता है ना, लेकिन ये 64 से ज़्यादा है। अब यहाँ पे सारे ऑप्शन देख लो, 72 नहीं होगा क्योंकि ये L स्क्वायर की वैल्यू है। ये कहाँ हमें क्या चाहिए, L की वैल्यू चाहिए, तो ये तो ऑप्शन कट गया। ये हो नहीं सकता क्योंकि स्क्वायर जो होगा वो कितना होगा, 8 के करीब होगा, तो ये भी नहीं होगा। ठीक है, इसके बाद ये भी नहीं होगा, तो ऑप्शन हमारा ये हो जाएगा। यानी L स्क्वायर कितना निकल के आ जाएगा, L की वैल्यू निकल के आ जाएगी 8.48 करीब आती है, तो इसको अप्रोक्सीमेट हम कह सकते हैं 8.50 सेंटीमीटर। ठीक है, तो ये भी कुछ देख के समझ में आना चाहिए क्या वैल्यू हो सकती है। 72 मत लगा देना क्योंकि L स्क्वायर की वैल्यू है और हमसे पूछी गई है L की वैल्यू। बहुत से बच्चे ये लगा के चले आएंगे तो फिर उनके काम हो जाएगा। ये हो नहीं सकता, ये हो नहीं सकता, आंसर ये हो गया। ठीक है, समझ में आया हो तो लाइक कर देना, शेयर कर देना, सब्सक्राइब कर देना। बाकी कोई क्वेश्चन आपको दिक्कत करता है टेलीग्राम में आइए, ठीक है, और अपना क्वेश्चन पूछ लें, जितनी जल्दी होगा हम आपको बता देंगे। डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया गया है, नीट एनालिसिस करके अलग है, मैथ इन्फिनिटी अलग है, उसमें भी आ सकते हैं, इसमें भी आ सकते हैं, कहीं पर भी आके क्वेश्चन अपना पूछ सकते हैं। ठीक है, थैंक यू फॉर वॉचिंग। इसका स्क्रीनशॉट ले लो, मिलते हैं अगले लेक्चर में, बाय, टेक केयर। देखिए क्वेश्चन नीट 2024 फिजिक्स और क्वेश्चन नंबर 30 है, सेक्शन ए का है। ठीक है, इसमें क्या है कि हमें ये बताया जा रहा है कि थिन फ्लैट सर्कुलर डिस्क है, क्या है, डिस्क है, और इसकी जो रेडियस है 4.5 सेंटीमीटर है। ये कहाँ पे प्लेस की गई, वाटर की सरफेस पे, जैसे ये पानी भरा हुआ है मान लेते हैं, वाटर है। ठीक है,
वाटर भरा हुआ है, तो इसको कहाँ पे प्लेस किया गया है? यहाँ पर प्लेस किया गया है, ऐसे प्लेस की गई, ठीक है। इसमें भी वाटर मान लेते हैं आ जाएगा। इससे क्या होगा? इस पे सरफेस टेंशन लगती है। क्या लगती है? सरफेस पे टेंशन लगती है, ठीक है। जो सरफेस टेंशन लगती है वो दी गई है क्वेश्चन पेपर में। इसने बोला कि जो सरफेस टेंशन है पर मीटर में कितनी है? इतनी है पर मीटर में, यानी टी की जो वैल्यू दी गई है वो कितना है? वो दिया गया है 0.07 न्यूटन पर मीटर, यानी पर मीटर लंबाई में जो सरफेस टेंशन है वो दी गई है, ठीक है। इसके बाद क्या है? पूछा जा रहा है, रेडियस दी गई है। रेडियस कितनी है? इस सर्कुलर डिस्क की जो रेडियस है, वो रेडियस जो है वो कितनी है? आर जो है 4.5 सेंटीमीटर है, 4.5 सेंटीमीटर है, ठीक है। और कुछ दिया गया? और तो कुछ दिया नहीं गया। अब आपसे पूछा जा रहा है कि फोर्स कितना रिक्वायर होगा, किसके लिए? एक्सेस फोर्स रिक्वायर टू टेक अवे फ्रॉम द सरफेस। कितना फोर्स रिक्वायर होगा? कुल मिला फोर्स पूछा गया, कुछ नहीं। ये टेंशन को देखना है। अगर टेंशन को मल्टीप्लाई कर दिया जाए इसकी डिस्टेंस से, जितनी डिस्टेंस पे लग रहा है, तो ये मीटर हट जाएगा मीटर से और हमारे पास फोर्स बच जाएगा। फोर्स क्या होता है? फोर्स जो आएगा F इक्वल टू क्या आ जाएगा? टेंशन को क्या करें, क्योंकि कोई भी सर्कुलर डिस्क हो उसकी परिधि जो होती है, जो पेरीमीटर होता है सर्कुलर डिस्क का, वही उसकी डिस्टेंस कवर करना होता है। यानी ये जो पेरीमीटर है यही इसकी डिस्टेंस होती है सर्कुलर डिस्क की, कोई भी सर्किल हो। तो ये कितना होता है? किसी भी सर्किल की जो पेरीमीटर होता है 2 पाई r होता है। बस कुछ नहीं करना था, इसमें रख दो वैल्यू f। t कितना दिया हुआ है? 0.07, ठीक है। इसको हम क्या करते हैं? मीटर में बना लेते हैं। मीटर में तो दिया ही हुआ है, इसको ऐसे लिख लो, ठीक है। इसके बाद ये 2 पाई की वैल्यू कितना रखोगे? 22/7, 22/7। रेडियस किस में है? सेंटीमीटर में है, और हमें रखना किस में होगा? मीटर में रखना होगा। तो 4.5 अब 100 से डिवाइड कर देते हैं, या फिर 100 से डिवाइड नहीं करके 10⁻² से मल्टीप्लाई कर देते हैं। कुछ भी करो सेम बात है। अब यहाँ पे देखो, इसको हटाओगे पॉइंट तो कितना आ जाएगा? 100 नीचे आ जाएगा। ये 7 से 7 काट दो, ठीक है। हमारे पास क्या बचा? F इज इक्वल टू, ये 2 है, ये 2 ये हैं, ऊपर हो जाएगा। इसका मल्टीप्लाई कर दो। पहले तो 22 का मल्टीप्लाई इसमें करो, तो 45 दूना 90 होता है, या फिर सीधे इसको मल्टीप्लाई कर दो। 2 से मल्टीप्लाई करोगे 9 आ जाएगा। अब यहाँ पर बचा 22 और ये पावर आ गया 10⁻⁻4, ठीक है। 4 के साथ 2 ये हैं, 2 नीचे से ऊपर जाएंगे। अब मल्टीप्लाई कर दो, 2 9 18, 2 18 1 19, और इसके बाद क्या है? इंटू 10⁻⁻4 है, ठीक है। इतना आ गया। अब हमारे पास सुनो, इसके बाद क्या कर सकते हो? ये हमारे पास न्यूटन आ जाएगा। किस में आ जाएगा? न्यूटन में। कोई ऑप्शन है? कोई ऑप्शन नहीं है, केवल मिली न्यूटन में दिया हुआ है। तो क्या कर सकते हो? 1.8, यानी एक पॉइंट इसमें दे दो और यहाँ पर 10⁻³ कर दो, फिर इसको आगे चल के 19.8 मिली न्यूटन। तो हमारे पास कौन सा ऑप्शन आ जाएगा? ऑप्शन नंबर पहला ही आ जाएगा, ठीक है। इसमें कुछ ज्यादा नहीं, बस खुद ही जब ये देखोगे सरफेस टेंशन दी हुई है, हमें न्यूटन, फोर्स की यूनिट क्या होती है? न्यूटन। और ये न्यूटन कैसे मिल सकता है? अगर इसकी परिधि से मल्टीप्लाई कर दिया जाए, जितने सरफेस पे टेंशन लग रही है उसकी डिस्टेंस अगर मल्टीप्लाई कर दें तो क्या आ जाएगा? फोर्स आ जाएगा। बस वही यूज हमने किया और निकाला नहीं। और ये हमको पता है, जब भी कोई सर्कुलर डिस्क होती है तो उसमें कितनी डिस्टेंस चलनी होती है? सर्किल में कितना घूमना होता है? 2πr। तो 2πr हमने यहाँ पे लिख दिया, ठीक है। समझ में आया हो तो लाइक करना, शेयर करना, सब्सक्राइब करना। बाकी कोई भी क्वेश्चन, फिजिक्स में हो, केमिस्ट्री में हो, आपको दिक्कत करता है, टेलीग्राम में ज्वाइन है, वहाँ पर क्वेश्चन भेजिए, जितनी जल्दी होगा सॉल्व कर देंगे। बाकी जेई की जो तैयारी कर रहे हैं वो मैथ का भी क्वेश्चन भेज सकते हैं, ठीक है। समझ में आया हो तो लाइक, शेयर, सब्सक्राइब जरूर कर देना। थैंक यू फॉर वॉचिंग, बाय, टेक केयर।